हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। आपको एक होमवर्क दिया गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने क्वेश्चन कर लियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मई 2016 में आया और सिमिलर क्वेश्चन मई 2019 में भी आया और आरटीपी 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। Following is the summarized balance sheet of Complicated Limited as on 31st March 2016. Equity shares of rupees 100 each, of rupees 10 each fully paid up. Bonus shares, shares option outstanding account, revenue reserve, security premium, profit and loss account, capital reserve, revaluation reserve, unpaid dividend, 12% debentures secured, advance from related party unsecured, current maturities of long-term borrowing, application money received for allotment due for refund, fixed asset, current asset. The company wants to buy back 25,000 equity shares of rupees 10 each on 1st April 2016 at rupees 20 per share. Buyback of share is duly authorized by its article and necessary resolution has been passed by the company toward this. The payment for buyback of shares will be made by company out of sufficient bank balance available shown as part of current asset. Comment with calculation. क्या मतलब हुआ इसका? कमेंट विथ कैलकुलेशन का मतलब कि भाई अब हमको देखना पड़ेगा जो कंडीशन कंपनीज एक्ट ने डाल रखा है वही 25% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा अमाउंट आप नहीं पे करोगे। जो शेयर आउटस्टैंडिंग है उसका 25% ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। फिर हमने देखे कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो रहेगा वो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक के बाद। So whether buyback of shares by the company is within the provision of the Companies Act 2013, if yes, pass necessary journal entries towards buyback of share and prepare balance sheet after buyback of shares. तो पहले तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या जो आप 25,000 बायबैक करना चाह रहे हो वो विद इन द लिमिट है कि नहीं। तो वो तीनों चीजें हमको देखना पड़ेगा, क्या उसके अंदर है कि 25,000, वो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़े से रिजर्व ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, तो व्हाट वी विल डू, पहले हम वो तीनों कंडीशंस तो देखते हैं हम, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते कि रिजर्व की एक वर्किंग नोट बना के हम लिख लेते हैं वहां पे कि सारे रिजर्व, तो एक टोटल रिजर्व मिल जाएगा हमको, ठीक है। और एक डेप्थ की भी हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। तब आप लिखेंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर 1, ओके। अब यहां पे आप लिखो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इसकी अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व की, ओके। बाद में बार बार ये अमाउंट आती है, इसका यूज होता है, फिर बार बार हमको टोटल करना पड़ता है, हम एक ही जगह लिख के रख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के दिख रहे हैं हमको? 12,50,000 और बोनस शेयर्स कितने हमारे? 1,00,000। तो बेसिकली टोटल हमारा पेड अप कैपिटल अगर हम बोले, टोटल हमारा कैपिटल कितना है? 13,50,000। भाई आपके 12,50,000 के जो नॉर्मल शेयर्स है और आपने बोनस शेयर्स दे रखे 1,00,000 के, तो टोटल कितना हुआ? 13,50,000। अब ये जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। आप शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर में देखेंगे दैट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो आपका पेड अप कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम ESOP कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप देखोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में चीज आएंगी, ठीक है। मगर अभी आप ख्याल रखेंगे शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। ये बाद में उसमें कन्वर्ट होने वाला था, अभी ये शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है। तो हम मान लिखेंगे अभी इक्विटी शेयर कैपिटल
इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। तो ये कितना आ रहा है इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स? तो ये आपका अमाउंट है यहाँ पे 13,50,000। 13,50,000 शेयर्स कितने थे वो? अब 13,50,000 का अमाउंट है, उसकी फेस वैल्यू कितनी शेयर की? 10 रुपए एक। नंबर ऑफ शेयर्स हुए आपके 1,35,000 शेयर्स। ओके, अब इसमें फ्री रिजर्व भी ऐड कर लेते हैं, उसकी भी हमको जरूरत रहती है। अब फ्री रिजर्व मतलब जो अवेलेबल है डिविडेंड के पेमेंट के लिए, लेकिन इस चैप्टर में हमको ख्याल रखना है फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। तो ये फ्री रिजर्व एक रेवेन्यू रिजर्व है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों फ्री रिजर्व है हमारे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे फ्री रिजर्व नहीं होता, मगर इस चैप्टर में सेक्शन 68 कहता है इसको ऐसा मानो, तो हम इसको फ्री रिजर्व मान रहे, सिर्फ बायबैक के वक्त ही मानते। तो ये तीनों चीज लिखेंगे आप। रेवेन्यू रिजर्व ₹15,00,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हमको वहां पे 1,25,000। तो ये इसकी टोटल कर लेंगे हम, तो हमारा पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व आ जाता 13,50,000, 15,00,000, 2,50,000 और 1,25,000। ये आता है हमारा 32,25,000। 32,25,000। अब एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे डेप्थ की, इसकी भी जरूरत पड़ती है मैं आगे। अब डेप्थ मतलब क्या? क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म भी? तो डेप्थ दोनों, फिर चाहे करंट लायबिलिटी हो कि नॉन करंट लायबिलिटी हो। अब उस पर हम आते हैं बेटा। अब आप इसकी फिक्र मत करना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, लेकिन ये आपका कोई फ्री रिजर्व नहीं रहता। तो इस पर हम अभी आप इतना ख्याल रखना, इट्स ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि आगे चल के आप इंप्लॉइज को जो शेयर्स देते हो तो उनपे कुछ रिस्ट्रिक्शन डालते कि आप हमारे पास इतने साल काम करो, देन वी विल गिव यू शेयर एट लोअर कॉस्ट। तो आगे चल के उसके लिए आपका शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है। तो ये आगे चल के आपको बेसिकली शेयर्स इश्यू करते वक्त इसको, शेयर जब आप उनको देते हो उस वक्त इसको यूटिलाइज करते हैं। तो अभी आप इसको, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी तक ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए। अब आगे हम आते, कैपिटल रिजर्व तो कोई फ्री रिजर्व नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कोई फ्री रिजर्व नहीं है। अनपेड डिविडेंड, तो या हमको डेप्थ अब कैलकुलेट करना है। तो ये आपका अनपेड डिविडेंड डेप्थ है, 12% डिबेंचर भी डेप्थ है। अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पेएबल, तो लायबिलिटी, डिबेंचर भी लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ये भी आपकी लायबिलिटी। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी लायबिलिटी। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, क्या मतलब होता है? आपने पढ़े होंगे ये कभी ना कभी फाउंडेशन पे कि जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपका एप्लीकेशन मनी अगर एक्सेस आए तो हो सकता है आप अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट करो, और यह हो सकता है आप उसको रिफंड करो। तो एप्लीकेशन का मनी जो ज्यादा आ गया था आप रिफंड करने वाले, जब आप ये रिफंड करने वाले हो तो ये आपकी क्या लायबिलिटी है। तो ये सारे की सारे हमारे डेप्थ है, ठीक है। तो वन बाय वन लिखेंगे आप। अनपेड डिविडेंड, तो डेप्थ मतलब क्या? सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड कितना है आपका? 1 लाख। देन 12% डिबेंचर, 18,75,000। उसके बाद दिया हमको एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 10 लाख। करंट मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16,50,000। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन मनी
received for allotment, application money received for allotment, due for refund, due for refund. ओके, वो है हमारा 2 लाख। अब इसकी आप टोटल करेंगे तो आती है 1 लाख प्लस 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000 प्लस 2 लाख। तो ये होता है आपका 48,25,000। ओके, तो ये हमारा हमने डेप्ट की भी टोटल कर रखे और पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व की भी। ओके, अब अपन आते हो तीनों कंडीशंस हमको ध्यान में रखना है। कौन सी थी भाई वो तीनों कंडीशन आपकी? चलो एक एक करके अपन लिखेंगे। पहला, यहां पहले हेडिंग दो, डिटर्मिनेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम number of shares as per Companies Act, as per Companies Act 2013, as per Companies Act 2013। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप करते हैं रिसोर्स टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है आपको कि मैक्सिमम permitted limit 25% of equity paid up capital plus free reserve। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट पे कर सकते हो बेटा आप? 25% ऑफ इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो हमने तो कैलकुलेट कर रखे वहां पे इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है हमने कैलकुलेट करे भी। इक्विटी पेड अप प्लस 32,25,000। ये फिगर कहां से आई हमारी? वर्किंग नोट नंबर 1 से आई, 32,25,000। इसका मैक्सिमम कितना लाभ है? 25% ऑफ 32,25,000 कितना होता है? 32,25,000 का 25%, इट विल कम 8,06,250। 8,06,250। बायबैक प्राइस पर शेयर, एक शेयर पे मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूं? एक शेयर पे मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूं? हम बायबैक कितने पे करें? क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में दिया, हम कितना कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, सो 20 रुपीज पर शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back, जो खरीद सकते हैं हम वापस। तो भाई टोटल पैसा मैं मैक्सिमम 8,06,250 दे सकता हूं। एक शेयर पे मैं 20 रुपए दे रहा हूं, तो ये कितना होगा आपका? ये आ रहा है 40,300। कितना आ रहा है आपका? 40,312। तो मैं 0.5 आ रहा है, लेकिन मैं कितना लिखूंगा? 40,312 शेयर्स। ओके, ऐसा क्यों लिखा मैंने कि 0.5 आ रहा था ना, एक्चुअल में वैसा आया जब डिवाइड कर दो। 40,312 सॉरी 12.5 शेयर्स ऐसा आ रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है। तो भाई 40,312.5 शेयर्स है, तो पॉइंट में तो शेयर देते नहीं। अगर मैं इसको 13 कर दूं, आगे बढ़ जाओ और 13 कर दूं, तो दिक्कत ये होगी। अगर 13 कर तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। करो टाइप आप 40,313 करे आपने टाइप 40,313 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना हो रहा है? 8,06,260 आ रहा है।
तो 8,06,250 से ज्यादा हो जा रहा है ना, इसका वॉयलेशन हो जाएगा, इसीलिए वो शेयर्स कम पे कर लेता पॉइंट में आया तो पॉइंट में आया तो रुपीस का फंडा मत लगाना, यहाँ शेयर से आगे ना बढ़ते हुए पीछे आ जाना, ठीक है। ओके, ये हो गया पहला हमारा। तो इसके हिसाब से आप मैक्सिमम इतने शेयर बाय बैक कर सकते हो, ये वाली कंडीशन के हिसाब से, लेकिन एक नहीं है ना, तीन तीन कंडीशन है। अब दूसरे इस पे आता हूं मैं, सेकेंड, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स numbers of shares outstanding, जो कि है 12,50,000 रुपए थे, बोनस शेयर्स का 1 लाख था, तो टोटल 13,50,000 का कैपिटल था, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर हुए हैं? 1,35,000 शेयर्स, 1,35,000 शेयर्स। मैक्सिमम इसमें से कितना अपन बाय बैक कर सकते हैं? 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो मैक्सिमम बायबैक अपन 1,35,000 का 25%, इतना ही कर सकते हैं ये कंडीशन के हिसाब से। तो 1,35,000 शेयर, उसके 25%, तो आ रहा है मेरा 33,750। तो ये कंडीशन के हिसाब से मैं जो शेयर्स बायबैक कर सकता हूं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग? 33,750, ठीक है। तो ये कंडीशन के हिसाब से 40,312 शेयर्स, ये कंडीशन के हिसाब से 33,750। अब हम आते हैं हमारी तीसरी कंडीशन पे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, okay. Now, low debt cannot be in excess of twice the equity fund post buyback। बायबैक के बाद जो आपका डेप्ट है इक्विटी के डबल से ज्यादा नहीं होना, तो हमने प्रीवियस सेशन पे भी इस पे आपको बताए थे। तो देखो यहाँ पे मेरा डेप्ट कितने का बेटा? 48,25,000, ठीक है। तो मैं कहता हूं 48,25,000 का मेरा डेप्ट है, तो जो मेरा इक्विटी होगा इससे आधे से कम नहीं होना, क्योंकि अगर वो इसके आधे से कम हुआ तो फिर वो वायलेशन हो जाएगा, थर्ड कंडीशन है, क्योंकि अब आधे से कम हुआ तो सपोज वो 22 लाख है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 44 लाख आएगा, तो डेप्ट आपका ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि मेरा जो इक्विटी रहेगा, इक्विटी जो रहेगा इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके 50% से नीचे। 48,25,000, इसका 50% आता है 24,12,500, इससे नीचे मेरा इक्विटी नहीं होना। मैं क्या कह रहा हूं? इससे नीचे इक्विटी, मतलब यहां पे क्या बात कर रहा हूं? इक्विटी और पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, ठीक है, ठीक है। इससे नीचे इक्विटी नहीं होना। इक्विटी बोले तो यहां पे फिर आप इक्विटी शेयर मान लोगे। मैं कह रहा हूं यहां पेड अप इक्विटी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, वो इससे नीचे नहीं होना। इससे नीचे हुआ तो डेप्थ आपका फिर उसके ट्वाइस से ज्यादा आ जाएगा, तो उसका वॉयलेशन आ जाएगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं होना। तो मेरा भाई पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व अभी है कितना? वो है 32,25,000। तो 32,25,000 है, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, तो 32,25,000 है अभी वो। 32,25,000 अभी है, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए। 24,12,500, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, तो माइनस करो 24,12,500, मतलब वो 8,12,500 से नीचे गिर सकता है। मैंने क्या कहा बेटा? 8,12,500 से नीचे, इतने से नीचे आ सकता है। इतने पे है, इससे नीचे नहीं होना, मतलब इतने से वो नीचे आ सकता है। तो इतने से वो कम होगा, अगर इसमें से ये माइनस भी हो गया तो इतना ही बचेगा आपका। तो इतना है, इससे नीचे नहीं होना, मतलब इतने से कम हो सकता है, ठीक है।
अब उसका चलो इतना आप लिखो पहले, यहां पे आप लिखेंगे एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आप चाहो तो यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वहां से आपने फिगर लाए 32,25,000 लेस 50% ऑफ डेप्ट, 50% ऑफ डेप्ट 48,25,000। ये कहां से लाया मैंने, वर्किंग नोट नंबर 2 में डेप्ट कैलकुलेट करा, इसका 50% 24,12,500। इससे नीचे इक्विटी जाना नहीं चाहिए। सो 32,25,000 माइनस 24,12,500, तो ये आता है आपका 8,12,500। मैक्सिमम इतना आपका पेड अप कैपिटल रिजर्व इतने से कम हो सकता है। तो लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व maximum amount of paid up capital and free reserve can be reduced by इतने से वो कम हो सकता है। ठीक है भाई, तो मेरा मैक्सिमम इतने से पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कम हो सकता है, लेकिन एक शेयर बायबैक करने पे कितने से कम हो रहा है। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एक शेयर बायबैक मैं करूं तो कितने से मेरा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कम होगा। क्वेश्चन अराइज होता है ना, कितने से मेरा पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कम होगा। अब देखेंगे यहां पे, अब हमने देखा कि कितने से पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कम होगा। तो यहां पर मैंने देखा मैं कितने पे बायबैक कर रहा हूं, कल सिखाया था आपको 20 रुपए से। तो आप बोलेंगे सर 20 से पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कम होगा। नहीं, 20 से नहीं 30 से होगा। हमेशा जो फेस वैल्यू रहेंगे ना वो इसमें ऐड करना, क्योंकि आप बायबैक आउट ऑफ फ्रेश बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ CRR। मतलब मैं जब बायबैक करूंगा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से कम होगा। ठीक है, मैं प्रीमियम ऑन बायबैक दे रहा हूं 10, तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 10 से कम होगा, और मैं CRR में ट्रांसफर करूंगा फ्री रिजर्व से तो वो 10 से कम होगा। तो टोटल मेरा 30 रुपए से कम होगा। ठीक है, टोटल मेरा कितने से कम होगा, 30 रुपए से। तो भाई जब 30 रुपए से कम हो रहा है तो मैं टोटल इतने से कम कर सकता हूं, और एक शेयर बायबैक करने पे 30 रुपए कम हो रहा है। मतलब number of shares 8,12,500 डिवाइडेड बाय 30। अब थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हमेशा याद रखना जो फेस वैल्यू आप मतलब कितने रुपए से कम हो रहा है, हमारा 30 रुपीज से वो कम हो रहा है। समझा कैसे 30 रुपीज से कम हो रहा है आपका? 10 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक जो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे वो कम होगा, और जो फ्री रिजर्व ऑफ CRR में ट्रांसफर कर रहे हो तो टोटल मेरा 30 रुपए से कम हो रहा है। मतलब 8,12,500 रुपए टोटल कम कर सकता हूं एक शेयर के बायबैक करने पे। मैं 8,12,500 से कम कर सकता हूं, एक शेयर के बायबैक करने पे 30 रुपए से कम हो रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 27,800 27,083.33 शेयर आ रहा है। 27,083.33 मतलब 0.33 आ रहा है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे आएंगे। ठीक है, शेयर्स में। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम इतने शेयर्स बायबैक कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब मेरी पहली कंडीशन मुझे कहती है कि मैक्सिमम में शेयर आप इतने बायबैक कर सकते हो, ये इतने कहता है, ये इतने कहता है। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक इज द लीस्ट ऑफ द अबो, मतलब सबसे कम है 27,083। अगर मैं लीस्ट ऑफ द अबो चूज करूं तो क्या होगा, लीस्ट ऑफ द अबो चूज करा अगर मैंने, तो तीनों के लीस्ट ऑफ द अबो करूं तो तीनों में से कोई भी कंडीशन का वायलेशन नहीं होगा। ये 27,083 इससे भी कम है, 27,083 इससे भी कम है, और ये तो 27,083 है। हम इसने और इससे कम कितने भी शेयर बायबैक कर सकते हैं। तो हम करना कितना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं 25,000, जो कि इससे कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे वहां पे
ओके, अब आप लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be buyback or that can be bought back least of the above. लीस्ट ऑफ द अबोव कितना आ रहा है 27,083 शेयर, इट्स 27,083 शेयर्स। कंपनी कितने बायबैक करना चाहती है 25,000। सो कंपनी, अब आप इसके नीचे देखिए, कंपनी क्वालिफाइज ऑल टेस्ट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स and conclusion is that it can buy maximum 27,083 shares on 1st April 2016, या आई थिंक 1 अप्रैल 2016 की बात चल रही ना, 1 अप्रैल 2016, ठीक है। हाउएवर कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली 25,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of rupees 20, therefore buyback of 25,000 shares as desired by the company is within the provisions of the Companies Act 2013, within the provision of Companies Act 2013। ओके, डन। तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल है बेटा, अब हमको जर्नल एंट्रीज पास करना, जो हम बाय बैक कर रहे आउट ऑफ प्रॉफिट है सारा का सारा, तो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, बैलेंस शीट बनाना रहेगा। सब आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 शेयर्स बायबैक करे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो यार 2,50,000। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 25,000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू प्रीमियम 10 है, तो यार 2,50,000 टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 5 लाख, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 5 लाख, बीइंग कैंसलेशन, दिया आप बोलो बीइंग बायबैक ऑफ शेयर्स। अब आपने लायबिलिटी क्रिएट करें, आपने शेयर्स कैंसिल करे और ये लायबिलिटी, अब उसको अपन पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट 5 लाख
टू बैंक अकाउंट 5 लाख. ओके. नरेशन. Being buyback of 25,000 equity shares of rupees 10 each at the rate of rupees 20 per share. At the rate of rupees 20 per share. ओके. अब क्या करेंगे, हमने जो प्रीमियम ऑन बायबैक ये यहां पे डेबिट किया, उसको राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम. तब आप थर्ड एंट्री लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000. जो प्रीमियम ऑन बायबैक का आपने डेबिट करो उसे क्या करेंगे आप, क्रेडिट, तो राइट ऑफ हो जाएगा. टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 2,50,000 being premium on buyback adjusted against security premium. ओके. अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम. अब देखो बेटा, आप आउट ऑफ प्रॉफिट करें तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक, 2,50,000. तो आप यू विल क्रिएट अ सीआरआर. तो देखो यहाँ पे फ्री रिजर्व में, यस वी वांट 2,50,000. वी हैव इनफ बैलेंस इन रेवेन्यू रिजर्व, 15 लाख वी हैव. सो राइट डाउन हियर, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000. रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,50,000. ओके. वहां पे लिखेंगे आप बीइंग face value of shares buyback out of profit transferred to CRR account as per the provision of Companies Act 2013. As per the provision of Companies Act 2013. ओके. हो गया. सिर्फ 4 एंट्री. अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना रहेगा. अब आप लिखेंगे वहां बैलेंस शीट ऑफ Complicated Limited as on 1st April 2016. ये बायबैक हो, इसके बाद हमको बनाना रहेगा. हम जनरली दो इस आइटम के नोट्स को कौन बनाते ही, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. ओके. सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें 2 आइटम आते हैं हमारे, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व. नोट 1, नोट 2.
ओके, फिर नॉट फ्री रिजर्व, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इतने देर से हम फ्री रिजर्व कर रहे हैं ना, तो नहीं, यहां पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकेंड, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, फिर 2-3 लाइन का स्पेस रखना, फिर आपने लिखना, वैसे एक ही जगह पे आ जाएगा क्योंकि वहां पे भी ज्यादा नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आप लिखोगे करंट लायबिलिटी। ओके, उसके बाद फिर एसेट्स। उसमें आएगा आपका नॉन करंट एसेट, ठीक है, उसमें नॉन करंट एसेट, उसमें आता है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, फिर यहां पे आएगा आपका करंट एसेट। ओके, अब आपको बेसिक चीज पता है बेटा कि जो जिसके क्रेडिट बैलेंस होते, जब आपने उसको क्रेडिट किया तो ऐड करना है, डेबिट किए तो लेस। जिसके डेबिट बैलेंस होते, जिसको डेबिट किए तो ऐड, क्रेडिट किए तो लेस। तो एक एक आइटम अब हम लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। तो पहले हमने देखा हमारा शेयर कैपिटल कितना है, 12,50,000 और 1,00,000, तो कितना हो गया, 13,50,000। अब कुछ इसमें चेंजेस आए क्या भाई, हमने बायबैक किए ना, तो 13,50,000। अब देखो एंट्रीज में आपने ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपने डेबिट किए, तो 13,50,000 माइनस 2,50,000, ये हो गया 11,00,000। और कुछ यहाँ तो इक्विटी को क्रेडिट किए थे, इसको फिर डेबिट किए थे, कैंसिल हो जाता है। ये प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किए थे या क्रेडिट किए थे, कैंसिल कर दो उसको, ठीक है। तो आपका कैपिटल दिख रहा है 11,00,000, तो यहां लिखेंगे अब आप नोट्स टू अकाउंट, ओके। पहला शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 11,00,000 रुपए कैपिटल आ रहा है, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 1,10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, so it will come 11 lakhs. ओके, तो ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल 11,00,000 रुपए का। इसको आप लिख लोगे बैलेंस शीट में नोट 1, 11,00,000। सेकेंड आइटम है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, तो फिर हम फिर बैलेंस शीट में जाएंगे जो हमको 31 मार्च की थी और वहां पे चेक करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आइटम तो हमने हो गए। ये अब देखो यहाँ पे पहले शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो आप शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इसको बताया करते थे करंट लायबिलिटी में पहले, लेकिन अब आप शेड्यूल 3 के हिसाब से इट इज ए पार्ट ऑफ नाउ रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बारे में आप शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर में देखोगे। लेकिन क्या शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहां बताया जाता है बेटा, अभी टाइमिंग आप ख्याल रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, यहां पे लिखेंगे सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। इसकी अभी फिक्र नहीं करना, ये आप देखो शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना है बेटे, 4 लाख, 4 लाख। फिर मैं गया क्वेश्चन में, मैंने देखा बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम कौन सा है, तो वहां पे हमको दिखा रेवेन्यू रिजर्व, लेकिन इसमें चेंजेस आए। था तो 15 लाख का, मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया रेवेन्यू रिजर्व। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व, यहाँ पर है रेवेन्यू रिजर्व कहीं पे, हाँ ये आपने 2,50,000 का यूटिलाइज करे, तो वो हो गया अब आपका 12,50,000। लेकिन हमको यहाँ पे आप लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व
15 लाख था लेस ट्रांसफर टू सीआरआर 2,50,000, तो ये आ गया आपका 12,50,000। हम एक चीज अभी लिख लेते, ट्रांसफर टू सीआरआर मतलब सीआरआर में गया तो वो भी एक आपका एक रिजर्व आया, तो लिख लो उसको आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,50,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,50,000। अब देखो जरा उसके बाद क्या दिया हमें बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,50,000। क्या हमने इसको यूटिलाइज करे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को? तो देखते हम यहां पे, हाँ आपने 2,50,000 से डेबिट करे तो वो तो कैंसिल हो गया, इस सीआरआर में लिख चुका हूं। बस बैंक बाकी सब फिगर अब वैसे ही है, सिर्फ बैंक चेंज हो रहा है अब आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है, अब कुछ भी नहीं, अब वैसी की वैसी फिगर सारी की सारी लिखना है आपको। ये कहाँ जाएगा अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप यहां पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 1,00,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,00,000, ओके। देन हमारा प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। सारे रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिख लिए। अब इसके हम टोटल करेंगे, 4 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,25,000, तो कितना हो गया बेटा 22,25,000। कितना हो रहा है 22,25,000, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे 22,25,000, 22,25,000, इसकी टोटल आप आउटर कॉलम पे लिखेंगे 11 लाख, आई विल से 33,25,000, 33,25,000, ओके हो गया। अब सारा, अब कुछ भी चेंज है, वैसे की वैसे ही आपको लिखना है। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे जाके फिगर्स चेंज नहीं, सिर्फ कैश और बैंक होंगे। अब यहां से अब आपको या आपकी करंट लायबिलिटी होंगी और कुछ नॉन करंट लायबिलिटी होंगी, तो एक एक करके आप लिखते जाएंगे। ओके अब आप वहां पे आओ, वहां पे दिखना, एक काम करो इस पे भी नोट बना लेते क्योंकि आइटम ज्यादा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट 3 नोट 4, आइटम ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो आ जाओ आप नोट 3 लिखो। नोट 3 में एक काम करो, नॉन करंट लायबिलिटी में भी आप बना लो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, वो बोरोविंग है क्योंकि डिबेंचर है सब, ठीक है। अब आप देखो, और उसके बाद 2-3 लाइन का स्पेस रखेंगे आप, और फिर आप लिखेंगे वहां पे करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आप देखो क्वेश्चन में जो आपका पहला आइटम है अभी वहां करंट लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी साइड में यहाँ पे जो रह गया उसमें फिर अनक्लेम अनपेड डिविडेंड, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद ये करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अनसिक्योर्ड लोन, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। करंट मैच्योरिटी, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, ड्यू फॉर रिफंड, तो उसको रिफंड करना भी, ये भी करंट लायबिलिटी। तो बस ये दो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। अब आप लिखेंगे वहां पे सिक्योर्ड 12% डिबेंचर, जो कि क्वेश्चन में हमको दिया 18,75,000, और अनसिक्योर्ड लोन जो रिलेटेड पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन जो कि दिया हमें 10 लाख, तो टोटल होता है 28,75,000। करंट लायबिलिटी में फिर आपका अनपेड डिविडेंड 1 लाख, अनपेड डिविडेंड 1 लाख, ओके। उसके बाद करंट
मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो लॉन्ग टर्म था लेकिन उसकी करंट मैच्योरिटी, तो अभी करंट लायबिलिटी हो गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज 16,50,000, 16,50,000। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, वो हमें क्वेश्चन में दिया 2 लाख। तो देखते हैं हमें टोटल कितना होगा हमारा। ये होता है 1 लाख प्लस 16,50,000 प्लस 2 लाख, तो टोटल होता है हमारा 19,50,000। ये अब हम जाके लिख देंगे बैलेंस शीट में, 28,75,000, 19,50,000, 28,75,000 और 19,50,000। So 33,25,000 plus 28,75,000 प्लस 19,50,000 जो कि आता है आपका 81,50,000, 81,50,000 हो गया। अब कुछ ज्यादा नहीं बेटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं है आपका, तो जो वो फिक्स एसेट वो वर्ड यूज कर रहा है, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि फिक्स एसेट पहले कहा करते थे। तो जो अटेम्प्ट कहूंगा जब शेड्यूल 3 चेंज नहीं होगा, लेकिन अब शेड्यूल 3 के हिसाब से वी यूज द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट्स कम 46,50,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 46,50,000, मगर यहाँ पे करंट एसेट में चेंज हो, बैंक है ना, ये जो करंट एसेट आपके क्वेश्चन में दिख रही है इसमें बैंक छुपा हुआ है 40 लाख में, तो टाइप करो 40 लाख और वो बोलता है चिंता मत करो उसमें करंट एसेट में बैंक है, वी हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस। तो ये मत कहना सर उसमें कुछ इन्वेंट्री भी होंगी, डेटर्स भी होंगे, तो कैश कम तो नहीं जाएंगी, वी हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस, घबराने की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, हमने एंट्री करे ना बैंक की, चलो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये क्रेडिट किया आपने -5 लाख, बस हो गया 35 लाख, 35 लाख लिख दो करंट एसेट, 35 लाख टोटल 46,50,000 प्लस 35 लाख, दैट्स कम 81,50,000, 81,50,000। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट बन गई। लेकिन एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट तो समझना ही चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे खत्म होता है। ओके, अब आपको आज कुछ एक और क्वेश्चन, अभी और आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वी हैव इनफ टाइम। तो हम लोग आज आपको होमवर्क, कल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रैक्टिस ड्रिल का होमवर्क दिया था, आज आपको और होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। Now M Limited furnished the following summarized balance sheet as at 31st March 2012. Equity and liabilities, share capital, authorized capital, issued and subscribed capital, 3 lakh equity shares of ₹10 each fully paid up. फिर अच्छा रुपीज इन 1000 है, ऑथोराइज 5,000 है वहां पे ऊपर, तो ये काउंट नहीं होगा हमारा, क्योंकि अब ये ऑथोराइज है तो काउंट नहीं होगा आपका। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 2,000 है, तो टोटल यहाँ पे 3,000 प्लस 2,000 5,000 है। अब इशूड सब्सक्राइब पेड अप भी 5,000। अब इसने ऑथोराइज में बाइफर्केशन नहीं दिया कि वो 5,000 किसका है, वो कुछ इक्विटी होंगे, कुछ प्रेफरेंस होंगे, ठीक है। तो ये 3 और 2 5 हो गए। अब ब्रैकेट में लिखा था इश्यूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, मतलब ये जो शेयर्स हमने बायबैक इस क्वेश्चन में आएगा, बायबैक करने को बोलेगा, तो वो बायबैक कहां से हो रहा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ इश्यूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, ये बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहा था। तो भाई ये तो इट विल बी आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, मगर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम बायबैक कितना करना चाहते और इश्यू कितना करें। सपोज बायबैक 3,000 करना चाहते हैं,
हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, 3000 करना चाहते, यहाँ पे 2000 है आपका, है ना, 2 महीने पहले आपने इश्यू करे थे, 2 महीने पहले इश्यू करे थे, बायबैक के लिए प्रेफरेंस है, तो 3000 बायबैक करने जाते हो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर 2000 है, इसका मतलब 1000 फिर आउट ऑफ प्रॉफिट रहेगा, मगर मेरे को देखना पड़ेगा बायबैक कितना करे, बायबैक 2000 है, 2000 यहां से कर तो कुछ भी आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, बायबैक 1500, यहाँ पे 2000 है, मतलब आपने ज्यादा इश्यू करे, तो सारा का सारा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ही है। देखेंगे हम आगे कितना बायबैक हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन 40, एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट cost less provision for depreciation, non-current investment at cost, current asset, loans and advances including cash and bank balance. The company passed a resolution to buy back 20% of its equity capital at the rate of ₹15 per share. For this purpose, it sold its investment of ₹30 lakh for ₹25 lakh. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना वो है, द कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक, इसका मैंने इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्टेड में भी लिखा था, मैं अपना ओपिनियन भी कहता हूँ कि भाई आपको वो कहता है कि ये 2 महीने पहले इसको इश्यू कर दो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, मतलब ये जो प्रेफरेंसेस इश्यू करे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो अगर इसका मतलब आपने मेरे पास बायबैक करने के लिए 2 सोर्स है, एक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से बायबैक करूं और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। जब मैं फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से बायबैक करूं तो मुझे सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करना है, मैं आउट ऑफ प्रॉफिट करूं तो मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है। अब इस क्वेश्चन में वो तो कहता है कि ये हमने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करे थे तो ये फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक करे थे, तो इसका मतलब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, तो सीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आगे आता हूं तो मुझे यहाँ पे कहता है फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख फॉर ₹25 लाख, वो ये भी कहता है। फिर हमको फंड को अरेंज करना था, हमने इन्वेस्टमेंट भी हमने बेचे, इन्वेस्टमेंट भी बेचे जो कि 25 लाख के थे, और नहीं सॉरी 30 लाख के थे, 25 लाख में बेचे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी बेच रहा है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी किया है उसने। अब आप इन्वेस्टमेंट भी देखो, आप आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जब ही मानते हो जब आपको बोलता है, उसके अलावा सारा का सारा कहां से होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही होता है। तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्पस उसने इन्वेस्टमेंट बेचा। अब आप बोले सर इन्वेस्टमेंट बेचा तो आप ये कैसे कह सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, अरे भाई प्रॉफिट हुआ होगा जब भी तो कम, अब लायबिलिटी साइड सोचो, प्रॉफिट आया वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में, जब प्रॉफिट आया जब भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करे होंगे ना, हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों चीज कह रहा है, बैलेंस शीट में कहता है कि प्रेफरेंशियल इसलिए इश्यू किया था क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, इट मीन दैट इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, यहाँ पे बोलता है इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, तो दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है। अब हम देखेंगे हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे। The company redeemed the preferences at a premium of 10% on 1st April 2012. कंपनी ने प्रेफरेंसेस को रिडीम करी। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस आपने ग्रुप 1 में पढ़े, वो आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, यहाँ पर वो आएगा ही आएगा। इन्होंने बायबैक और रिडेम्पशन दोनों ना ग्रुप 1 में रखना था या दोनों ग्रुप 2 में रखना था, वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस वहां रखे, बायबैक यहाँ रखे। एनीवेज द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंसेस एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1st April 2012। तो कंपनी ने प्रेफरेंसेस को रिडीम करी 10% प्रीमियम पे 1 अप्रैल 2012 को। इंक्लूडेड इन इज इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹3 लाख फेस वैल्यू रुपीज, दिस इज नॉट, दिस इज 3.30 lakhs। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा जब सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। These डिबेंचर वेर कैंसल ऑन 1st April 2012। तो ये आपने डिबेंचर इंक्लूडेड इस इन्वेस्टमेंट थे, ओन डिबेंचर आपने खरीद रखे तो जो एसेट साइड में थी, फिर आपने उसको कैंसिल कर, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल बात होंगी हमारी पॉइंट नंबर सी और डी पे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन 1st April 2012। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें वो सब कैलकुलेशन जब बोलता है ना कि वो बराबर है कि नहीं, जब भी करना रहता है 3 जो कंडीशन है, अदरवाइज नहीं करना है हमको। ठीक है, तो जो जो ट्रांजेक्शन है पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये बाय बैक हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो रहा है, सब एक ही तारीख को हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप लिखो आपके नोट्स में जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज वन बाय वन। पहला,
इन्वेस्टमेंट बेचे आपने तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हम लोग भी रुपीज इन 1000 ही ले लेते क्योंकि उसने ऐसी फिगर दिया हमें बैलेंस शीट में, हम भी वैसे लिखते। बैंक अकाउंट डेबिट, अब अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचे, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे बेटा अपन ने 25 लाख में, है कितने का 30 लाख का। अब बैलेंस शीट में सारा आइटम रुपीज इन 1000 इसलिए मैं भी वैसे ही लिखूंगा। तो 30 लाख की चीज 25 लाख में बेचे तो 5 लाख का आपका नुकसान भी हो गया, तो ये आएगा 2500 रुपीज इन 1000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000 रुपए। विल राइट डाउन हियर बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक, उसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंड, फिर आपने प्रेफरेंस रिडीम भी करे, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम होगा ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो, कैपिटल क्या होगा बेटा कम होगा। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना था प्रेफरेंस शेयर आपका 2000। अब आपने जब उसको रिडीम करे प्रीमियम पे करे, यहां पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 200, 10% इसका, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2200। ओके, नरेशन, being redemption of preference shares ड्यू। ओके, अब हम उनको क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना उसको पेमेंट करना है 2200, 2200 being payment made to preference shareholder, being payment made to preference shareholder, ठीक है, ये भी हो गया। अब पहले ना पूरा अपन इसका खत्म करते रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का। अब ये प्रीमियम और रिडेम्पशन आपने दिए बेटा, तो ये प्रीमियम और रिडेम्पशन आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन आप किससे राइट ऑफ कर सकते हैं, आप पीएनएल से भी राइट ऑफ कर सकते हो और आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट है वो बोलता है जिनको इंडेस और वो एस एप्लीकेबल होते तो वो लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो एक पार्ट है। तो आपके ऊपर है, आप इसको ऐसा जरूरी नहीं कंपनी के एप्लीकेबल है नहीं है, तो आप इसको पीएनएल से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको चलो पीएनएल से ही कर देता हूं। पीएनएल में बैलेंस है कि नहीं, मैंने बोला तो कर देता हूं, लेकिन होना भी तो चाहिए। हाँ, रेवेन्यू रिजर्व है ना, कितना अपने पास रेवेन्यू रिजर्व, वी हैव 4000, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, अपन राइट ऑफ कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 200 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 200 being premium on
redemption adjusted against revenue reserve. ओके तो हमने रिडेम्पशन भी कर ली बेटा, मगर अभी रिडेम्पशन की पूरी सारी चीजें रिडेम्पशन की खत्म करो। अभी रिडेम्पशन जो आपने करे बेटा, तो अब ये ग्रुप 1 का पार्ट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अभी साथ छोड़ेगा नहीं आपका ना, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो सोर्सेज, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये तो आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, तो सारा का सारा आउट ऑफ आपका क्या है, प्रॉफिट ही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपने कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं करना रिडेम्पशन के लिए। तो वो और आप बैलेंस शीट में जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू करे, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अब आपने आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आपने फेस वैल्यू कितनी है, अब ये ग्रुप 1 आ गया आपका, फेस वैल्यू कितनी है बेटा इसकी जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, 2000, तो उतने से आप सीआरआर में लेके जाओगे। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 2000, being premium on redemption of, not premium on, sorry, being face value of preference shares redeemed transfer to CRR, ट्रांसफर टू CRR। ओके, ये हो गया हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब अपन किस पे आते, बाय बैक। अभी मैं तो यही मान के चलूंगा, वैसे मैं एक्सप्लेन करो सारी चीजें, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि ग्रुप 1 आपको पता है सब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑल, ठीक है। ओके, नाउ आई एम कमिंग फॉर द बाय बैक। अब इसी के आगे आप कंटिन्यूएशन में लिखोगे, 5th के बाद ये आता है आपका 6। अब आप शेयर बाय बैक करो, कितने बाय बैक करने बोला उसने आपको, 20%, आई थिंक, हाउ मच, 20%। तो 15 रुपए में कर रहे अपन, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए, तो भाई यहां पर कितना है अपना, 3000 है। अभी 3000 का 20% मतलब कैपिटल आपका 600 का बाय बैक हो रहा है। लिखेंगे अब आप यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600। ये 600 कैसे आया आपका, 3000 का 20%। और आप बोल सकते हो, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स बोलूं तो नंबर ऑफ शेयर्स में बोल सकता हूं, और 600 डिवाइड बाय 10, 60 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। ये तो आप सिंपल वही है, आपने क्या करे इसको बाय 3000 का 20%। अब उस पे प्रीमियम ऑन बाय बैक, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट। अब 5 रुपए ना, अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, ये 10 रुपए का अगर 600 डिवाइडेड बाय 10 करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आएगा 300। टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 900, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 900, बीइंग द amount due on buyback। अब इनको अपन पे करेंगे, पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 7th एंट्री, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट कितना आएगा है 900 टू बैंक अकाउंट 900, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बायबैक, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बायबैक। ओके, ये आता है आपका 8 पॉइंट। अब बेटा ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक ये आप एडजस्ट करो, तो इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो और इसको आप
P&L से भी राइट ऑफ कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास है, क्वेश्चन में आप देखो तो मैं उससे राइट ऑफ कर दे रहा हूं। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम? 500। तो यहां देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो कितना था प्रीमियम ऑन बायबैक? 300 टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 300. Okay, so being premium on buyback adjusted against security premium, ओके 300 डन। अब ये क्वेश्चन राइज होता है बेटा, ये जो आपने बायबैक करे ये कहां से करे? आउट ऑफ प्रॉफिट है कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर? आप बोलेंगे सर ये बायबैक की एंट्री है, यहां पे तो कोई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर दिख रहा नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में हमको मेंशन किया है जो प्रेफरेंस शेयर उसने इश्यू करा था वो किस लिए इश्यू करा था? फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। और मगर क्वेश्चन में वो एक सिनारियो वो था कि बैलेंस शीट में वो बोलता है हमको, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि उसने इन्वेस्टमेंट बेचा फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। दैट इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, इट मीन दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट कमाते हो फिर वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं क्या मानूं मैंने कहां से किया? तो दोनों पॉसिबल है। अगर मैं अज्यूम करूं दिस इज इट इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, यहां एंट्री नहीं दिख रही लेकिन बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर दैट इज फॉर इश्यू फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो यहां पर मैं ऐसा मान सकता हूं कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किए तो फिर मैं ये सीआरआर में जिसकी फेस वैल्यू है आपकी 600 वो सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करूंगा। और अगर मैं मानूं कि आउट ऑफ प्रॉफिट है तो फिर मेरे को वो 600 ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर क्या अजम्पशन लेते, सजेस्टेड में भी इसी तरीके से लिखा गया है। तो मैं अज्यूम करता हूं बैलेंस शीट में वहां पे उसने बताया कि फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक वो इश्यू करा गया था, तो आई विल अज्यूम दैट दिस बायबैक ऑफ शेयर इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, देयरफॉर वी विल नॉट ट्रांसफर दिस फेस वैल्यू 600 टू सीआरआर अकाउंट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वी विल राइट अ नोट ऑन इट। तो मैं इस पे नीचे, इसलिए अब मैं और कोई एंट्री सीआरआर की मैं इसके बायबैक के लिए नहीं कर रहा हूं। ये जो सीआरआर था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का था, बायबैक के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। नोट लिखो अब आप वहां पे एक, in the given solution it is assumed that buyback of shares has been done out of the proceeds of issue of preference shares as mentioned in balance sheet. Therefore, no amount is transferred to capital redemption reserve for buyback. However, if it is assumed that buyback is from sale of investment, sale of investment का मतलब है out of profit, sale of investment and not from fresh issue of share, fresh issue of preference shares, then amount of
रेवेन्यू रिजर्व, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ये एक मिनट को, देन रुपीस कितना था वो बायबैक, ₹600 फेस वैल्यू ऑफ buyback of shares will be transferred to CRR account. ओके, तो हमने इस पे एक नोट लिख लिया। अब उसने पूछा क्या हमको उसने बोला बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट बनाना तो हमको छोड़ नहीं रहा है, हर क्वेश्चन में पूछता ही है, ठीक है। ओके, अब आते हम लोग बैलेंस शीट पे। अब आप लिखेंगे वहां पे बैलेंस शीट ऑफ M Limited as on 1st April 2012। ओके, 1st April 2012। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओके। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आएगा आपका एक शेयर कैपिटल, इस पे हम एक नोट बना लेंगे, नोट 1। फिर आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, इस पे हम बना लेंगे नोट 2, ओके। सेकेंड, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आप उसमें, ठीक है, एक डिबेंचर आएगा। थर्ड, इसका भी नोट बना लो, चलो डिबेंचर ही, लेकिन ठीक है, नोट 3, इसमें आएगा आपको एक नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, उस पे आपने बनाए नोट 3, ओके। फिर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, हो गया, उसमें कुछ नहीं, ओके। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या, एसेट कैसे बहुत अलग अलग दिया होगा, तो फिर मैं नोट बना लेता हूँ। एक फिक्स एसेट की, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है भी, करंट एसेट महंगा, और ये 2 दिए, ठीक है, जरूरत नहीं है। करंट एसेट आप यहाँ पे बना लो, इसके नीचे अब आएगा यहाँ पे एसेट्स, एसेट में आपका पहला नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में मैंने लिखा वहां पे प्रॉपर्टी प्लांट, क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स एसेट, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लीजिए, वो अभी लेटेस्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से ऐसे लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। फिर उसके बाद आता है बेटा आपको यहाँ पे करंट एसेट। अभी करंट एसेट में, अब आपका करंट एसेट उसमें वो भी दिया, एक मिनट, करंट इन्वेस्टमेंट दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया, सॉरी, दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैं करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये आप लोग का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक हो गया। बी उसमें आएगा अब आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो भी जगह कम चली गई ना। अभी हमको करंट एसेट लिखना है, तो यहाँ पे ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हो गया। अब करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ ही जाता हूँ, इतनी भी मैं सोचा था यही हो जाए सब, कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पे मेरा सेकंड आएगा करंट एसेट,
ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं हो, यहां लिखेंगे अपन और टोटल। ओके, अब आप इतना ड्रॉ किया आपने, अब आप बैलेंस शीट में जाओ और एक एक करके आइटम देखते जाओ। क्या है आपका पहला आइटम? अच्छा, पहले तो ऑथोराइज कैपिटल, उसमें बताया नहीं कि ऑथोराइज किसका है, प्रेफरेंस है इक्विटी। अब ऑथोराइज 5,000 है, अपन भी 5 ही मान लेते। फिर इश्यू, सब्सक्राइब एंड कैपिटल लिखते अपन। तो आ जाओ पहले नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, पहला वहां पे आप लिखो शेयर कैपिटल। अकाउंट देखा जाए तो इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी कि बस आप उसको प्रॉपर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, जो कंसेप्ट है उसको समझते जाओ, आसानी से सब हो जाता है आपको। इनफैक्ट ग्रुप 2 में तो हमारे बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एडवांस वाले, बट तो भी बहुत इजीली हमारे सारे हो जाएंगे। ओके, अब सबसे पहले लिखो, अब उसने ऑथोराइज लिखा है तो मैं भी लिख देता हूं भाई, ऑथोराइज कैपिटल। अब ये भी ₹1000 है, अब बैलेंस शीट में भी लिख देना ऊपर ₹1000। तो ऑथोराइज कैपिटल 5,000। सो अब इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब आप थोड़ा समझना, हमको यहां पे कितना दिया उसने, यहां पे कितना दिया था, यहां पे मुझे 3 लाख शेयर से 10 रुपए का, मतलब 3000 मेरे इक्विटी शेयर्स थे। अब देखो इक्विटी शेयर्स में कुछ यहां पे आया है कि चेंजेस, आपने बायबैक किया ना, ये बायबैक यहाँ की, तो उसमें से 3000 में से 600 चले गए, तो कितना बचा 2400। अब वो ₹1000 है। ठीक है, अब आप यहां लिखो 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आपका ₹1000 इसलिए 2400 आ रहा है बेटा। 3 लाख में से 60,000 आपने बायबैक कर लिए थे। अब इसमें से आपके 60,000 आपने 3 लाख में से 60,000 बायबैक कर दी, इसलिए 2,40,000। अब आपका प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो भी रिडीम हो गए, तो प्रेफरेंस शेयर्स थे आपके 2,000 के, तो प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर आपने रिडीम करे, तो उसको डेबिट करे, वो कैंसिल हो गया था। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है मैं उसको अभी लिख देता हूं। ये प्रीमियम ऑन बायबैक आपने यहाँ डेबिट करे, प्रीमियम बायबैक नहीं, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को फिर आपने क्रेडिट करे, वो कैंसिल हो गया था। फिर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने यहाँ क्रेडिट करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर आपने यहाँ डेबिट करे। फिर आपने यहाँ पे इक्विटी शेयर बायबैक को क्रेडिट करे, इक्विटी शेयर बायबैक को डेबिट करे थे आपने। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट करे, प्रीमियम ऑन बायबैक को यहाँ पे क्या करे बेटा, क्रेडिट करे, तो कैंसिल हो गया था। तो जो चीज कैंसिल हो गई उसको हमने टिक कर दी। अब बचा हमारा, अब मैं आता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस पे हमारे। तो कैपिटल रिजर्व में तो कुछ चेंजेस नहीं, रेवेन्यू रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, प्रॉफिट एंड लॉस में, शायद इन्वेस्टमेंट बेचे तो उसका प्रॉफिट भी आएगा, तो कैपिटल रिजर्व को छोड़ के सब में चेंजेस, और CRR भी आ जाएगा। अब आप लिखेंगे वहां पे नोट्स टू अकाउंट, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं मैं, सेकेंड नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस। पहला कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका कितना है बेटा, एक, इसमें और एक, जस्ट 1 मिनट। बराबर, हम लोगों ने इसकी एंट्री पास की ना बेटा आपने, एक सेकेंड, ये हमारा ए पॉइंट हमारा हो गया, ये बी पॉइंट भी हमारा ये हो गया। ठीक है, ये जो वाला पॉइंट है पेंडिंग है, ये वाला पॉइंट हमारा पेंडिंग है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तब आप क्या करो यहां पे, ये मैं कैपिटल, इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये वैसा के वैसे ही रहेगा, ये 2400 रुपए का, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये आपने नोट लिखे ना, अगर आपके इसके नीचे जगह होंगी तो ठीक है,
लेकिन आप एडजस्ट करके कहीं पर भी ये आपने एंट्रीज लिखे ना, एंट्रीज लिखे, 2 एंट्री में को और बताना पड़ेगा, 2 या 1 एंट्री में हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 1 एंट्री प्लीज कहीं पे एडजस्ट कर लेना, वो जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, वो 1 एंट्री इसकी 1 एंट्री आप एडजस्ट कर लेना, 8 एंट्री 9th एंट्री लिख लेना। तो आप लिख लोगे रिलेटेड टू डिबेंचर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कंसेप्ट को समझ लेना। अब हुआ क्या, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹3 लाख, फेस वैल्यू 3.30। अभी कंसेप्ट पता है आपको इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर का, पहले वो समझना पड़ेगा आपको। अभी होता क्या है आपका है? मैं कहता हूं कि ये मेरी बैलेंस शीट है कंपनी की, कंसेप्ट को समझ जाना आपने। अभी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ये ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपने चैप्टर पढ़े ग्रुप 1 में, महा का पार्ट है। अब इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, हमने ओन डिबेंचर जो थे जिसकी कॉस्टिंग 3 लाख रुपए हमने ली, जो फेस वैल्यू किसकी 3.3, मतलब हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है, हमने जो डिबेंचर बेटा इश्यू कर रखे थे 3 लाख रुपए के, नहीं सॉरी फेस वैल्यू 3.3, जो फेस वैल्यू 3.3 थी तो हमारी डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आती। यही डिबेंचर मैंने मार्केट से परचेज किया इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, कितने के परचेज किया 3 लाख के। तो भाई जिसकी फेस वैल्यू मैंने ही मार्केट में इश्यू करा 3.3 लाख फेस वैल्यू जिसकी, मैंने उसको खरीदा कितने में मार्केट से 3 लाख में। अब वो कहता है कि मैंने 1 अप्रैल को उसको बेचा। अब आप मेरे को बताओ, ये डिबेंचर जो लायबिलिटी साइड में लेकर उसके कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर करा उसका कौन सा बैलेंस है, एसेट साइड है वो, तो उसका डेबिट बैलेंस। इसको कैंसिल करूंगा तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, कैंसिल करूंगा तो डिबेंचर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते, कैंसिल करेंगे तो आप डेबिट करोगे, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3.3 टू इन्वेस्टमेंट के डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट कैंसिल करोगे तो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अब आपने 3.3 की लायबिलिटी को कैंसिल करे 3 में, इसका ये मतलब होता है जो लायबिलिटी आपकी 3.3 की थी उसको आपने कैंसिल करे, कितने में कैंसिल करे, 3 लाख में लेके, तो आपको 0.3 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो 0.3 का प्रॉफिट हुआ तो ये आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आप एक एंट्री बस एडजस्ट करें, नोट के नीचे कहीं पे भी एक एंट्री आप एडजस्ट कर लो 9th नंबर की। कितने हो गए यहाँ पे 6 7 8 और ये 9th नंबर लिखेंगे। अब आप 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और वो 3.3 लाख है मगर रुपीज इन 1000 है तो मैं 330 लिखूंगा। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 300 टू कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन जो कि कितने का हमारा 30 का। भाई 330 की चीज को कैंसिल करे 300 में, तो कोई एसेट कैंसिल हुई 300 से और उसके बदले जो लायबिलिटी 330 में, तो 30 का क्या हो गया, प्रॉफिट। सो बीइंग ओन डिबेंचर कैंसल, बस ये एंट्री आप कहीं एडजस्ट कर लेना, एक ही एंट्री थी, बीइंग ओन डिबेंचर कैंसल। ओके, अब देखेंगे बेटा यहाँ पे ये कैपिटल रिजर्व में गया ना हमारा 30, कहां पे गया हमारा कैपिटल रिजर्व में। तो मैं जब यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट मैंने जो बनाया, वो नोट्स टू अकाउंट में सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व पहले तो 10 का था, अब उसमें लिखो ऐड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर वो हुआ 30 का, तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ गए, 40 आ गए। ओके, 40 आ गए। अब देखते हैं सेकंड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में क्या दिया हमें। उसके बाद हमको रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया उसने रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व है कितने का, 400 का। जरा देखो आपने इसको कहां कहां यूटिलाइज करा एंट्रीज में, देखो रेवेन्यू रिजर्व कहीं दिख रहा है, पहली एंट्री में तो नहीं दिखा, सेकेंड एंट्री में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में आपने डेबिट करे 200 से, तो 4000 माइनस 200 तो कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 200 3800। उसके बाद फिर आपने यहां पे रेवेन्यू रिजर्व ये 2000 से कम करे तो माइनस 2000, तो ये कितना हो गया 1800। और कहीं रेवेन्यू रिजर्व आए नहीं। अब आप लिखेंगे यहां पे रेवेन्यू रिजर्व
था तो वो 4000 का, लेस यूटिलाइज फॉर प्रीमियम, यूटिलाइज फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वहां पे आपने यूटिलाइज करे 200 का, फिर आपने कहा यूटिलाइज करे सीआरआर में ट्रांसफर करे, ट्रांसफर टू सीआरआर वहां पे आपने 2000 का ट्रांसफर करे, तो ये कितना हो गया आपका 1800, ने कितना हो गया 1800। सीआरआर यही लिख लो, हम भूल ना जाए फिर। कैपिटल रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना है सीआरआर में हमारा, ये अभी 2000। ओके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2000। अब वापस आ जाओ वहां पे, ये हमने रेवेन्यू रिजर्व भी लिख लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना 500 से, देखो कहीं यूटिलाइज हुआ है कि 500 का था सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं पे है, हाँ आपने डेबिट करे 300 से, तो कितना बचा उसमें 200, ठीक है, फिर 200 बचा, लिख लो अब आप। सिक्योरिटी प्रीमियम था तो वो कितने का 500 का, लेस प्रीमियम ऑन बाय बैक, जब आपने यूटिलाइज करे 300, तो कितना बचा आपका 200। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा है, 1800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें फर्क आएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आया था ना आपका यहाँ पे, हाँ ये प्रॉफिट आया था आपका, सॉरी लॉस था आपका, प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट तो ऐड होता, लॉस था 500 का, तो क्या हो जाएगा उसमें से माइनस। अब आप लिखो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस था तो वो हमारा 2000 का, सॉरी जस्ट 1 मिनट, कितने का था वो हमारा, वहां से यहां तक 1800 का था, सॉरी 1800 लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500 का हुआ, 1500 नहीं 500, तो हमारे पास पीएनएल में कितना बैलेंस बचा अभी 1300। तो हमने सारे रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है लिख लिए, अब उसकी हम टोटल करेंगे, 40 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 1300, इट्स कम 5340, इट्स कम 5340। ये 5340 कहां जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है वहां पे हमें 5340 लिख लेंगे। तब आप यहां लिखो 5340। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट आइटम, बैलेंस शीट में हम जाते, वहां पे हमने देखे नेक्स्ट आइटम कौन सा हमारा, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां तो डिबेंचर दिए हमको 400 के, लेकिन डिबेंचर आपने कुछ क्या कियो, कैंसल कियो। तो डिबेंचर आपने कितने के कैंसिल किए 330, तो उसमें से वो हट जाएंगे। तब आप आइए, हमने इसके लिए भी एक नोट बनाए, वहां पे लिखे ना बैलेंस शीट में नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 मैं यहां पे लिख लेता हूं, नहीं तो रुको ऐड कर ही रहता एक स्लाइड। लिखो थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग वहां पे कितनी की आपकी 400, उसमें से हमने 400 में से हमने कितने की बेचे 330 की, लिखेंगे आप 10% डिबेंचर थी वो 400 की, उसमें से 330 की अपन ने क्या करे कैंसल करे, तो कितना बचा 70। बैलेंस शीट में लिख देंगे अब आप 70। ओके, अब उसके बाद
नेक्स्ट आइटम आते हैं करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, वो कितने 40, तो वो आप लिख लेंगे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में कुछ भी चेंज नहीं है 40, ये आपका एक्चुअल में बाहर आएगा। अब ये इसकी आप टोटल करो 2400 प्लस 5340 दैट्स कम 7740 7740 ओके, टोटल प्लस 70 प्लस 40 7850 7850। अब हमको सिर्फ ये लिखना है हमारा फिक्स एसेट ये सब में क्या चेंजेस है। अब बैलेंस शीट में हम जाते, वहां पे हमने देखे फिक्स एसेट पहले 2750, उसमें कुछ भी चेंज नहीं, 2750 लिख दोगे आप वहां पे 2750। उसके बाद हमको वहां पे दिया है नॉन करंट एसेट 5000, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है, अब सुनना भाई, नॉन करंट एसेट में चेंज है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपको दिया थोड़ा समझ के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट जो मुझे ख्याल है कुछ बेचे थे, आपको दिख रहे 3000 बेचे हमने। तो अब आप टाइप करो इन्वेस्टमेंट थे कितने के, बैलेंस शीट में आपको जो इन्वेस्टमेंट नहीं थी वो 5000 के, उसमें से 3000 के बेचे तो माइनस 3000 कितना बचा 2000। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो बेचे आपने, ये भी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कहता है, हमारे इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड थे, हमने अपने डिबेंचर जो खरीदे थे उसको भी एज ए इन्वेस्टमेंट बताए थे, तो ये भी आपने बेच दिए 300, तो माइनस 300 करो, कितना आता है 1700। तब आप जाएंगे बैलेंस शीट में और यहां पे लिखेंगे 1700 डन। अब आपका जो बैंक बैलेंस है वो करंट एसेट में इंक्लूड है 4000 में, तो कैलसी में टाइप करिए 4000। यहां पे देखो बैंक बैलेंस कोई आ रहा है क्या आपका, हाँ पहले इसमें आपने डेबिट करे प्लस 2500, पहली एंट्री डन। दूसरी में फिर आपने क्रेडिट करे माइनस 2200, चौथी भी डन, पांचवी में ACRR हम लिख चुके, फिर यहाँ पे खत्म 6 खत्म, 7th में आपने फिर क्रेडिट करे तो माइनस 900 3400, उसके बाद 8 में कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो 3400 इज करंट एसेट, यहाँ आप लिखेंगे 3400। टोटल करो उसकी अब 2750 प्लस 1700 प्लस 3400 दैट्स कम 7850। तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना वक्त लग रहा है, वैसे इसको इतना वक्त लगना नहीं चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी होना चाहिए। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा खत्म हुआ 5th। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत अब आसान है, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें मई 2017 का क्वेश्चन है। SMM लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन SMM Limited has the following capital structure as on 31st March 2017, rupees in crore, equity share capital shares of rupees 10 each। अब इसने दो सिचुएशन दिया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों में सेम है 1200, रिजर्व देखो जनरल रिजर्व दोनों में सेम है 1080, दिस इज 1080, सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों में सेम है 400, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में सेम है 200। तो भाई पूछा है क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इसको समझना, वैसे ये भी सेम है 320, लेकिन समझो पहले क्या होता है, कई बार हमको इनकम टैक्स में कुछ रिबेट क्लेम करने के लिए, कुछ बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए हमको रिजर्व क्रिएट करना, मतलब वन ऑफ देम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। तो क्या ये फ्री रिजर्व है कि नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब आपके स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए आपने रिजर्व क्रिएट करे, तो वहां पे ब्रैकेट में उसने बोला भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और अगर नहीं भी बोलता तो भी मैं जब तक उसको फ्री रिजर्व नहीं मानूंगा जब तक मेरे को क्वेश्चन में बोला नहीं, क्योंकि जनरली फ्री रिजर्व होते नहीं है, उसमें से आपको डिविडेंड दे नहीं सकता। अगर उसने बोला तो हम मानेंगे, तो उसने तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बोल दिया, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद लोन फंड, बस एक चीज है जो सिचुएशन 1 और 2 में अलग है। अगर मैं देखूं इसके अलावा सारी चीजें, इसके अलावा सारी चीजें आपकी क्या है, सेम है ना, इसके अलावा आपकी सारी चीजें क्या है, सेम है, बस ये दो चीज आपकी अलग है। अब हुआ क्या,
द कंपनी इज ऑफर्ड ए बायबैक प्राइस ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर। अब कंपनी बायबैक करना चाहती है 30 रुपए पर इक्विटी शेयर। तो भाई फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 10 रुपए की चीज को आप 30 रुपए में बायबैक कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है 20 रुपए प्रीमियम का आ जा रहा है यहाँ पे। You are required to calculate the maximum permissible number of equity shares that can be bought back in both situation and also required to pass necessary journal entries। तो हमको पूछे कि दोनों सिचुएशन में बताओ कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो। तो उसने हमको ये नहीं बताया कितने बायबैक करना चाह रहा है, उसने बोला कि मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो आप बताओ। तो मैक्सिमम कितने बायबैक कर सकते हो, तीनों कंडीशन याद है, वो तीनों कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर तीनों कंडीशन में सिर्फ ना पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन सेम आएंगी दोनों सिचुएशन में। 3 कंडीशन है क्योंकि फिगर सारी सेम है ना, तो पहली कंडीशन जो रहती है दूसरी कंडीशन में सिचुएशन 1 और 2 में सेम आएगा, लेकिन थर्ड कंडीशन में डेप्थ वाला कैलकुलेशन, तो यहाँ पे डेप्थ दोनों के अलग अलग है, तो बस थर्ड कंडीशन में दोनों का अलग आएंगे, अदरवाइज जो पहले के जो 2 रहेंगे वो दोनों सिचुएशन में सेम रहेंगे क्योंकि अमाउंट सब सेम है। ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप कितने बायबैक कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे यहां पे determination of maximum number of shares that can be bought back as per the Companies Act 2013, as per the Companies Act 2013। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी उसे कहते हैं रिसोर्स टेस्ट। मैक्सिमम परमिटेड लिमिट 25% ऑफ equity paid up capital प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, तो अब यहां पे 2 कॉलम बना लेता हूं मैं, एक सिचुएशन 1, बल्कि सिचुएशन 1 और सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। ठीक है, दोनों में पूछा है तो अपन सिचुएशन 1 2 बना लेंगे। अब सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखते हैं, पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे रुपीज इन करोड़ सी है, रुपीज इन करोड़। ठीक है, अब पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में दिया कितना है 1200। फिर फ्री रिजर्व देखो बेटा, आपको वहां पे क्वेश्चन में कौन से फ्री रिजर्व है आपके, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसके लिए फ्री रिजर्व मानते हैं सेक्शन 68 के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस ये फ्री रिजर्व नहीं है, तो तीनों की टोटल ये ऐड करो 1080 400 और 200, 1080 400 और 200, 1080 400 और 200, 1680 टोटल करेंगे आप, ये हो गया आपका 2880। मैक्सिमम अमाउंट कितना यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा 25%। सो आप यहां पे लिखेंगे 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। कितना आ रहा है 2880 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये आता है आपका 720। ख्याल रखना बेटा ये सारे रुपीस थे, ये सारे अमाउंट है। अब मैं शेयर्स लिख रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इस कंडीशन के हिसाब से ज्यादा कितने आप कर सकते हो 720 डिवाइडेड बाय 720 मैक्सिमम हम पे कर सकते। हम क्या प्राइस पे बाय बैक कर रहे 30, तो एक शेयर पे 30 रुपए पे करो डिवाइडेड बाय 30।
720 डिवाइड बाय 30, ये आता है आपका 24 करोड़ शेयर्स, क्योंकि सब करोड़ में लिख रहे हैं, तो यहां 24 करोड़ शेयर्स। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन। अब हमको कौन सी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखना है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। डू यू रिमेंबर सेकेंड कंडीशन, शेयर आउटस्टैंडिंग वाला था। शेयर आउटस्टैंडिंग टेज सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब आप देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। यहां पे 1210 का है, तो 1200 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ, 120। 120 करोड़ शेयर्स है यहां पे, 120 करोड़ शेयर्स। दोनों में सेम आ रहा है क्योंकि फिगर सेम सेम दिया। 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो 120 का 25% आता है 30 करोड़। सो 30 करोड़ शेयर्स, 30 करोड़ शेयर्स। अब आप बताओ इसके हिसाब से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक कर सकते हो, 30 करोड़। इसके हिसाब से 24 करोड़। तो अब यहां पे अब एक और कंडीशन है थर्ड, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। थर्ड सी पॉइंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो, debt cannot be in excess of twice the equity shareholders funds post buyback। बायबैक के बाद जो आपका डेप्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बेटा मतलब क्या होता है, दैट इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अगर आपको कंफ्यूज होगा तो इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लिख देना, कंफ्यूज नहीं होता तो ठीक है। इक्विटी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व पोस्ट बायबैक। तब आपको सिखाए थे, पहले लिखा है सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। भाई मैं कहता हूं कि आज मेरा, पहले आप निकालो वहां पे कि आज क्या पोजीशन है। यहां पर है एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। आज एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कितना, ये आपने यहां निकाले थे 2880 आज हमारा इतना है। ठीक है, तो ये इसका डबल क्या हो सकता है बेटा, आपका एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। लेकिन आप ये कितने से कितने तक नीचे जा सकता है, तो मैंने कहा डेप्थ दोनों में अलग अलग दिया। यहां पे 3200 दिया, इसका आधा होता है 1600, इसका आधा होता है 3000। ठीक है, तो आपका इक्विटी 1600 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 1600 से नीचे गया तो गड़बड़ हो जाएंगी इक्विटी और पेडअप। क्यों, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 3200 उससे ज्यादा आएगा, तो फिर वॉयलेशन हो जाएगा। आपका इक्विटी और पेडअप 3000 से कम नहीं जाना चाहिए। अगर 3000 से कम गया तो देन इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपका फिर 6000 ज्यादा दिखेगा वहां पे, तो फिर वॉयलेशन होगा। तो मेरा इक्विटी ज्यादा से ज्यादा इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो दैट इज 50% ऑफ डेप्थ। अब यहां पे 50% ऑफ डेप्थ आपका होगा 3200 का 50%, ये अमाउंट अलग अलग है, तो ये आ रहा है 1600। यहां पे होगा आपका 6000 का 50%, ये हो रहा है आपका 3000। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या, ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई। आपका इक्विटी और पेडअप, इक्विटी पेडअप कैलोरीज 2880 है, वो ज्यादा से ज्यादा 1600 तक नीचे गिर सकता है, मतलब वो 1280 से नीचे गिर सकता है ना बेटा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सिचुएशन 2 की,
आज मेरा इक्विटी पेड अप कैपिटल फ्रीजर 2880, वो ज्यादा से ज्यादा 3000 तक गिर सकता है, तो पहले से ही वो 3000 से कम है। तो भैया यहां तो गड़बड़ हो गई ना, उसको तो आप कर ही नहीं सकते सिचुएशन 2 में बाय बैक। अब पहले ही आपका पेड अप कैपिटल फ्रीजर 2880 है, अगर आप बाय बैक करो तो और कम हो जाएगा। तो भाई पहले ही आपका 3000 से नीचे नहीं आना चाहिए था, तो पहले 3000 से नीचे हो, तो आप तो उसको कर ही नहीं सकते। तो सिचुएशन 2 में तो गड़बड़ हो गई। आप 3000 से नीचे आपका एक पेड अप कैपिटल रिजर्व नहीं आना चाहिए था, तो फिर वॉयलेशन था, वो 3000 से नीचे ऑलरेडी पहले से ही है, तो फिर तो आप वहां पे बायबैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अब लोअर ऑफ द 3 लेते, तो सिचुएशन 2 में देखो वहां 2400, सॉरी वहां 24, यहाँ 30, यहाँ पे 0, तो लोअर ऑफ द 3 क्या है? 0। तो आप सिचुएशन 2 में बायबैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि थर्ड कंडीशन का वॉयलेशन हो रहा है आपका। पहली सिचुएशन में कर सकते हो, आप 2880 आज पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व आपका है, आप उसको 1600 तक नीचे ला सकते हो, 1600 तक नीचे ला सकते हो। तो कितने से नीचे होगा? 1280 से नीचे होगा, है ना। तो आप लिखेंगे यहां पे मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कैन बी रिड्यूस बाय इतने से वो नीचे आ सकता है, ठीक है। तब आप यहां नीचे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, दिख रहा है आपको? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये आपको सिखाया था, यहां पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, यहां पे तो सवाल ही नहीं उठता। अभी आपको सिखाए थे बेटा 1280, ये जरूर है 1280 बेटा, मगर आप मेरे को बताइए 1280 जरूर है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए एक शेयर बायबैक करने पे आपका पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कितने से गिरेगा? आप बोलोगे सर ये 30 से गिरेगा। कई बार बता दिया पहले आपको, 30 से नहीं गिरेगा, उससे ज्यादा से गिरेगा। मेरा कैपिटल 10 से कम होगा, प्रीमियम बायबैक जो 20 दे रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम 20 से कम होगा, और मैं जो सीआरआर में ट्रांसफर करूंगा, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो सीआरआर में ट्रांसफर करूंगा तो फ्री रिजर्व वहां पे कम होगा, तो सीआरआर इज नॉट ए फ्री रिजर्व, तो फिर उस तो काउंट नहीं करूंगा मैं। तो टोटल मेरा 40 से एक शेयर बायबैक करने पे 40 से मेरा पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कम हो रहा है। तो ये यहां पे ख्याल रखना, जो भी आप इसमें फेस वैल्यू जो इश्यू प्राइस रहती है ना, फेस वैल्यू ऐड करना होता है। तो डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया आपका 32 करोड़ शेयर्स, 32 करोड़ शेयर्स। अब आप हमको बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक इज लीस्ट ऑफ द अबोव 3, लीस्ट ऑफ द अबोव 3। अब आप देख लो सिचुएशन 1 में 24, 30 और यहाँ पे 32, लीस्ट कौन सा है? 24। सिचुएशन 2 24, 30 और 0, लीस्ट कौन सा है? 0। ओके, अब आप लिखेंगे इसके आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be buyback least of the above. So least of the above, तो वो कितना आ रहा है least of the above? 24, 30 और 32। इन सिचुएशन 1 वो आ रहा है 24 करोड़ शेयर्स, एंड इन सिचुएशन 2 वो आ रहा है नील। तो आप सिचुएशन 2 में तो बाय बैक कर ही नहीं सकते, सिचुएशन 1 में कर सकते, तो उसकी हमको जर्नल एंट्री पास करना रहेगा। तो बस अब एंट्री पास करना है, डन, ठीक है। अब आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज। ये जो जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे, कौन सी सिचुएशन की कर रहे? फर्स्ट। सेकेंड की तो करना ही नहीं है, क्योंकि बायबैक वो कर ही नहीं सकता। ओके, सो फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे भी हम रुपीज इन करोड़ से लिखते क्योंकि सारा क्वेश्चन में हमने वैसे ही किया। सो 24 करोड़ हम बायबैक कर रहे,
फेस वैल्यू कितनी है उसकी 10, इट विल कम 240. प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 24 मल्टीप्लाई बाय 20, ये प्रीमियम था आपका, ये आ रहा है आपका 480. टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 720. Being buyback of shares due. अब क्या करेंगे हमने, इक्विटी शेयर बायबैक जो हमने ड्यू गेट, अब उसको पेमेंट करेंगे. सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट 720 to bank account 720. Okay. Being payment to equity shareholder on buyback. On buyback. ठीक है. अब आपने देखो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है 480, तो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में था क्या उतना. अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका कितना है 400 ही है, तो 400 वहां एडजस्ट कर लेंगे, बाकी है अपने पास जनरल रिजर्व भी है, पीनल में भी. ठीक है. सब नेक्स्ट एंट्री आपकी होंगी यहाँ पे पास. थर्ड एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400. आप बोलेंगे सर पूरा 480 एडजस्ट कर दो ना, 480 सिक्योरिटी प्रीमियम में है नहीं, इसलिए नहीं कर सकता. 400 ही तो 400 करो, बचे हुए मैं जनरल रिजर्व में कर लेता हूं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 82 प्रीमियम ऑन buyback account 480. Being premium on buyback adjusted against security adjusted against security premium and general reserve. Done. Okay. ओके डन. ठीक है. एक एंट्री आप और कर सकते, वो अगर आउट ऑफ फ्रेश आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन से सीआरआर में भी ट्रांसफर होगा. ठीक है. तब आप वी हैव इनफ बैलेंस इन जनरल रिजर्व 240 विल बी ट्रांसफर. हाउ मच बैलेंस वी हैव जनरल रिजर्व, वी हैव देयर 1080. यू कैन पास एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 240 to CRR account 240. Being face value of shares buyback transferred to CRR account. Okay. तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए बेटा, तो ये 3 क्वेश्चन आप देखोगे. उसके अलावा आपका जो आज का होमवर्क है, मैं जनरली 2 क्वेश्चन से ज्यादा होमवर्क प्रेफर नहीं करता हूं देना. ठीक है. पहले ही आपको 2 आवर्स का सेशन रहता है, 2 होमवर्क जनरली 2 क्वेश्चन देता हूं. बहुत ही मजबूरी रही तो ही 2 से ज्यादा होता है. तो आज का आपका होमवर्क प्रैक्टिस ड्रिल जो आपको दी गई है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रीवियस सेशन में मैं दे चुका हूं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इज होमवर्क. ओके. तो आज के लिए ओके,
आज के लिए इतना, लेकिन जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसको जरूर देखना, ये जरूरी। आप रोज का रोज पढ़ो, सीए टफ नहीं है, आप रोज की चीज रोज पढ़ो, सीए मुश्किल नहीं है। तो आज आपका यहीं पे खत्म होता है, लेकिन प्रैक्टिस ड्रिल से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जरूर करना। थैंक यू सो मच।